हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल द पॉलिटिकल माइंड पे स्वागत है। जैसा कि मैंने यहाँ पे रिवीजन सीरीज़ पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने पिछली रिवीजन सीरीज़ में अरिस्टोटल पार्ट 2 कवर किया था और मैं इस सीरीज़ में अरिस्टोटल को कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो चलिए अरिस्टोटल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट वहाँ पे कवर करवा दिया है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, सो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे जो एक साइक्लिक मैनर में चीज़ें होती हैं कि जो आपका मोनार्की होता है वो टायरानी में कन्वर्ट होता है, टायरानी आपका अरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट होता है, अरिस्टोक्रेसी आपका ओलिगार्की में कन्वर्ट होता है, ओलिगार्की आपका पॉलिटी में कन्वर्ट होता है, पॉलिटी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होता है। होता ये है कि जो आपका स्पेशली जो मोनार्की होता है उसके पास जब बहुत ज़्यादा पावर्स जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, तो टायरानिकल वे में वो बिहेव करने लगता है और रूरल टायरांट बन जाता है। ठीक है, तो स्टेट जो है मोनार्की से टायरानी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन होता क्या कि उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग गैदर करते हैं, कुछ लोग, और वो जो है टायरांट रूलर को अपोज करते हैं और वहाँ से उसको हटाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं अरिस्टोक्रेसी का। अरिस्टोक्रेसी भी विद टाइम क्या हो जाता है, पावर्स को एक्यूमुलेट कर लेता है और पावर्स को एक्यूमुलेट करने लगता है, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, तो वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाता है। ओलिगार्की के बाद क्या होता है, काफ़ी लोग एक साथ आते हैं और वो जो है स्टेबलाइज करते हैं पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी को स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन पॉलिटी भी जो है विथ टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पॉलिटी जो होती है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाती है डेमोक्रेसी में। तो ये जो एक साइक्लिक मैनर में चीज़ें घटित होती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जान लीजिए। ठीक है, कि आप स्पेशली आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि टर्म्स को याद रखिए, उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बेसिस पे वो जो है एक कंक्लूजन तक आए थे कि अलग अलग स्टेट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे किस स्टेट को मोनार्कियल कहा जाएगा, किसको टायरानिकल कहा जाएगा, कहाँ किसको एरिस्टोक्रेटिक कहा जाएगा, किसको ओलिगार्की कहा जाएगा, एंड पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी किसको कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर रिवॉल्यूशन के काजेज़ क्या है, दैट इज़ काज एंड रेमेडी ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब देखिए, कहीं पे भी रिवॉल्यूशन क्या होगा, रिवॉल्यूशन तब होगा जब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है, या डिससेटिस्फैक्शन होगा। डिससेटिस्फैक्शन किससे होगा, डिससेटिस्फैक्शन विद द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है, कि आखिर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, उसका सोर्स क्या है। उसका जो वन ऑफ दी पहला रीज़न जो अरिस्टोटल बताते हैं, वो बोलते हैं कि सेंस ऑफ इनजस्टिस, कि जहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि हम जो है हमको पावर से, प्रेस्टिज से डिप्राइव्ड किया गया है, तो वो क्या होता है, कुछ लोग आपस में साथ में आते हैं एंड वो क्या लगता है, रिवॉल्यूशन करते हैं। किसके अगेंस्ट, अपने रूलर के अगेंस्ट, कि हमको भी पावर एंड प्रेस्टिज चाहिए। तो मामला यहाँ सारा है पावर एंड प्रेस्टिज, कि एवरीवन नीड्स मोर एंड मोर पावर। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो इन्होंने रीज़न बताया वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए, जहाँ पे ये अरिस्टोटल बोलते हैं कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा अनइक्वालिटी होगी, अनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा, जहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, वहाँ पे रिवॉल्यूशन होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि हमको मिडिल क्लास को प्रमोट करना होगा। उन्होंने कहा, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट याद रखिए, कि मिडिल क्लास जहाँ पे ज़्यादा होंगे, रूल बाय द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास लोग जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि पुअर सबसे ज़्यादा अपोज किसका करेंगे, अमीर लोगों का। ठीक है, अब रिमेडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिमेडी तो उन्होंने ये दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंडेड किया जाए, किसके कंसेंट पे, सिटीजन के कंसेंट पे। ठीक है, और उसको जो है इम्पार्शियली इन्फोर्स किया जाए वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जिससे क्या है कि वो जो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ इनजस्टिस है, वो कम हो सके, उसको मिनिमाइज़ कर सके, तो यह रिवॉल्यूशन भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। दूसरा ये रीज़न बात क्या करते हैं कि हमको लोगों को एजुकेट करना होगा,
कि एक जो हमारा एजुकेट पीपल इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में हमको लोगों को एजुकेट करना होगा। ये दूसरा उन्होंने, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में लोगों को एजुकेट करेंगे तो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है उनको एक कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा और रिवोल्यूशन होने के चांसेस मिनिमाइज होंगे। ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया कि स्टेट्समैन शुड बी सेंसिटिव इवन टू द माइनर चेंजेस, नो कॉन्स्टिट्यूशन शुड अलाउड टू टेक एक्सट्रीम फॉर्म। ठीक है। इवन इफ जो रूलर को, स्टेट्समैन को, उसको सेंसिटिव होना चाहिए माइनर चेंजेस के लिए भी। ठीक। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। ठीक है। देखिए, जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जो स्टेट होगा हमारा, जो आइडियल स्टेट होगा, वहाँ किसका चलेगा? रूल ऑफ फिलोसफर किंग। लेकिन अरिस्टोटल बोलते हैं कि किसी को भी इतना ज़्यादा पावर देना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ इज़ मोर बेटर देन रूल ऑफ द फिलोसफर किंग। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज़ प्रेफरेबल टू दैट ऑफ ए सिंगल सिटीजन, कि एक आदमी जो है इतना ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट कर लेगा, उससे बढ़िया रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ पे स्टेबलाइज़ किया जाए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबलाइज़ किया जाए। ठीक है। सब एलिमेंट्स क्या होंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के, उन एलिमेंट्स को देख लीजिए। सबसे पहला, रूल इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, कि लोगों की, जनता के हितों में जो है रूल किया जाए। दूसरा, विलिंग सब्जेक्ट रूल बाय कंसेंट, सब्जेक्ट को उनके कंसेंट के बेसिस पे रूल किया जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अरिस्टोटल जो है सिटीजनशिप को ड्यूटी से रिलेट करते हैं कि सिटीजन लाइक अ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। पार्टिसिपेट इन द रूल मेकिंग, पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग। ठीक है, कि ये एक ड्यूटी है। ड्यूटी किसके प्रति? कि हमको जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की जो ड्यूटी है, तो इसे सेंस ऑफ ड्यूटी कहा गया। ड्यूटी से रिलेट करते हैं सिटीजनशिप को। अब ये किसको सिटीजन मानते हैं ये आप जान लीजिए। ठीक है। ये केवल सिटीजन उसको मानते हैं, ओनली द एडल्ट मेंबर्स बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टाइड क्लास। हमको केवल उन एडल्ट मेंबर्स को सिटीजनशिप देना है कि जो भी प्रॉपर्टीड क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सिटीजन होंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने किन किन को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की थी या कौन कौन सिटीजन नहीं होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि नहीं, महिलाओं को हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते, जिसमें उनका आर्गूमेंट था कि महिलाएं ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क्स में इन्वॉल्व होंगी तो उनको बाहर में अफेयर ऑफ स्टेट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं होगा, तो उनको सिटीजनशिप देने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये उनका आर्गूमेंट था। दूसरा, इन्होंने कहा कि ओल्ड पर्सन, उनका एक फिजिकल बैरियर है तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा, चिल्ड्रेन को, कि वो ज़्यादा मैच्योर इनफ नहीं है तो उनको भी सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तीसरा, स्लेव का कहना था कि लैक ऑफ डिसीजन, या बोल सकते हैं लैक ऑफ रीजन, कि स्लेव के अंदर अपना लैक ऑफ रीजन होता है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, इस वजह से उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उनके अगली महत्वपूर्ण थ्योरी की, दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्लावेरी, फैमिली एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्लावेरी। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, उनका अरिस्टोटल का कहना था कि स्लावेरी इज़ नेचुरल, जो स्लेवरी है वो नेचुरल है एज वेल एज नेसेसरी भी है। नेचुरल का क्या उन्होंने कहा? नेचुरल कहने से उनका तात्पर्य था कि जो नेचर है वो भी वही जो है इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, तो स्लेवरी जो है, जो दास्ता है, वो इननेचुरल नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसको नेसेसरी भी कहा। नेसेसरी इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना था कि जो मास्टर होगा, अगर उसको डेली यूजेज के काम या हाउस होल्ड वर्क करना होगा तो उसको स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं होगा, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो अगर जो स्लेव होंगे वो मास्टर का काम कर देंगे तो मास्टर को टाइम मिलेगा जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का। साथ ही साथ स्लेव का भी फ़ायदा होगा। स्लेव का फ़ायदा उन्होंने क्या कहा कि वो जब मास्टर के साथ रहेगा तो वो क्या है, कुछ वर्चूज़ को सीखने में उसको सीखने का मौका मिलेगा। वो वर्चुअस हो सकता है, वह कुछ सीख सकता है, वह उसके अंदर एक सेंस ऑफ रीजन आ सकता है, रेशनैलिटी आ सकता है, वो डिसीजन मेकिंग हो सकता है, सीख जाए लेना। ठीक है, विथ टाइम। तो दोनों को यहाँ पे उन्होंने फ़ायदा बताया कि स्लेवरी इज़ नेचुरल एज वेल एज आपका क्या है,
नेसेसरी। अब लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना होगा कि अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल स्लेव इज़ नॉट अ होल ह्यूमन, ही इज़ ए सब ह्यूमन, ही इज़ ए पार्ट ऑफ मास्टर। वो किसका काम कर रहा है? वो मास्टर का काम कर रहा है, तो ही इज़ ए पार्ट ऑफ मास्टर, ठीक है। दैट सो ही विल हेल्प द मास्टर इन डूइंग बिजनेस ऑफ मास्टर बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क। कि वो क्या है कि जो मास्टर के जो काम होंगे, डेली का वर्क होंगे, जो उनके हाउस होल्ड वर्क्स होंगे, उसको कंप्लीट करने में मदद करवाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अरिस्टोटल ने 2 टाइप के जो है स्लेव को जो है क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में। पहला स्लेव बाय लॉ। स्लेव बाय लॉ का मतलब है जो प्रिजनर्स ऑफ वार वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो स्लेव वगैरह जो लोगों को कैप्चर किया जाता है तो उनको कहा जाता है स्लेव बाय लॉ। और दूसरा स्लेव बाय नेचर। स्लेव बाय नेचर उन लोगों को कहा जा सकता है कि जिनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, और दूसरा डिसीजन लेने के बाद जो कंसिक्वेंसेस होते हैं उनको जिसके अंदर फेस करने की क्षमता नहीं है, उनको स्लेवरी बाय नेचुरल कहा गया है। साथ ही साथ अरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि नेचर ने 2 टाइप के लोगों को बनाया है, ठीक है। एक तो मेंटली पावरफुल, दूसरा फिजिकली पावरफुल, ठीक है। तो उनका कहना था कि जो मेंटली पावरफुल होंगे उनको रूलर बनना चाहिए, या ये बोल सकते हैं वो रूलर्स होंगे, एंड बिकॉज उनके अंदर सेंस ऑफ रीजन है, करेज है। एंड जो फिजिकली पावरफुल हैं उनको स्लेव की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि अरिस्टोटल रिजेक्टेड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव, कि स्लेव्स का इन ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लेव को हमको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए मास्टर के द्वारा, और अगर मास्टर के साथ रहते हुए स्लेव जो है वर्चुअस हो जाता है तो उसको फ्री मैन छोड़ देना चाहिए, या उसको ये बोला जा सकता है कि उसको स्लेवरी से मुक्त कर देना चाहिए। ये था आपका थ्योरी ऑफ स्लेवरी दासता का सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं आगे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जब अरिस्टोटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उनका कहना था कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। प्रॉपर्टी क्या है? एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है बाई फुलफिलिंग द ह्यूमन इंटरेस्ट या ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर पोसेसन एंड ओनरशिप। कि जब ओनरशिप होगा तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ मेरे पास कुछ है, मेरे पास काफ़ी चीज़ें प्रॉपर्टी हैं, तो मुझे सिक्योरिटी। साथ ही साथ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जेनरोसिटी, फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। सो प्रॉपर्टी इज़ सोर्स ऑफ मेनी वर्च्यूज़। कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो हॉस्पिटैलिटी कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद जेनरोसिटी, लोगों को कुछ किसी को ज़रूरत है तो देगा कैसे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप का, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे आपके, क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। और अफेक्शन, ठीक है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि किसी को कुछ पसंद है, मेरे जो अपने लोग हैं उनको कुछ पसंद है तो हम उनको कैसे देंगे, तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो प्रॉपर्टी किस लिए ज़रूरी है? एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, और ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कुछ वर्चूज़ को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये ध्यान देना होगा कि ये आप ध्यान दे दीजिएगा, 3 टाइप जो है सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी उन्होंने बात किया था। पहला कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, इसको अरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया था कि कॉमन ओनरशिप तो होनी चाहिए, इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़, इसको भी उन्होंने नहीं कहा कि कॉमन ओनरशिप हो जाए और इंडिविजुअल उसको यूटिलाइज़ करे, ये भी नहीं सही है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया था इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज, कि एक इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए और कॉमन यूज होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन यूज से क्या तात्पर्य है आप ये समझिए। कॉमन यूज क्या है कि सिंस इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्रिएट इनइक्वालिटी अमंग पीपल, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो इनइक्वालिटी को क्रिएट कर सकता है। सो ही सजेस्टेड दैट पीपल मस्ट कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ देयर इनकम टू स्टेट, कि पीपल को क्या है कि अपने पार्ट का, अपने
अपने पार्ट का कुछ इनकम स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो स्टेट कैन टेक केयर ऑफ पुअर विद दिस इनकम। सो ही वाज अगेंस्ट जो है जो कि एक्सेसिव वेल्थ जो कलेक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट थे कि लोगों को अपने पार्ट का कुछ इनकम जो स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और स्टेट उसी इनकम से जो है पुअर लोगों के लिए काम करेगा। तो एक्सेसिव आपको कलेक्शन नहीं करना चाहिए धन का। अब फैमिली के बारे में क्या बात करते हैं वो समझिए। थ्योरी ऑफ लाइक हिज थ्योरी ऑफ फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोशल लाइफ विच नॉट ओनली मेक्स इट सोसाइटी बट आल्सो कीप इट्स गोइंग। वो एक बेसिक यूनिट होती है जो सोसाइटी बनाती है और उसको चलाती है, ठीक है। ही बिलीव दैट फैमिली इज़ वन इंस्टीट्यूशन वेयर द इंडिविजुअल इज़ बॉर्न, जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे वो नर्चर होता है, जहाँ पे उसको आइडेंटिटी मिलती है। और वो बोलते हैं कि फैमिली जो है प्राइमरी स्कूल होता है किसका, सोशल वर्च्यूज़ का, जहाँ पे बच्चा ये सीखता है लेसन ऑफ क्वालिटी सच एज कॉपरेशन, लव, टॉलरेंस, सेक्रीफाइस। तो ये भी इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली इज सोर्स ऑफ वर्च्यू, एक वर्च्यू का सोर्स होता है, ठीक है। इसको आप हटा नहीं सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। सो उन्होंने फैमिली को किसको डिफाइन किया था। फैमिली में उन्होंने कंसिस्ट किया था हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन, स्लेव एंड प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की फैमिली में किस तरह से होती है, सबसे पहले तो मास्टर और स्लेव की होती है। दूसरा मैट्रिमोनियल, पति और पत्नी की होती है। तीसरा उन्होंने बोला था मैन एंड हिज चिल्ड्रेंस, उनके बच्चों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा जो 3 टाइप के रिलेशनशिप है कि मास्टर रूल करता है स्लेव पे, ठीक है, और उसके बाद पति रूल करता है पत्नी पे, ठीक है। हस्बैंड रूल्स वाइफ, जहाँ पर अरिस्टोटल ये मानते हैं कि वुमेन इज़ इनफीरियर टू द मैन एंड इनकम्प्लीट मैन। वो महिलाओं को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मैन। जहाँ प्लेटो बात करते हैं एक कंप्लीट इक्वलिटी की, मैन एंड पुरुष में, मैन एंड वुमेन में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर एक मैन फिलोसफर किंग बन सकता है तो पुरुष भी बन सकता है, लेकिन अरिस्टोटल उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अरिस्टोटल बोलते हैं कि महिलाओं को हाउस होल्ड काम करने के लिए ही बनाया गया है, उनको हाउस होल्ड काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, और दे आर इन्फीरियर टू मैन एंड दे आर इनकम्प्लीट मैन, ठीक है। एंड तीसरा जो रिलेशनशिप है फादर रूल्स द सन, ठीक है। ये बात, फादर जो है किसको रूल करता है, सन को। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा समझ आ रहा है लेकिन आप बने रहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, देखिए। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो उनका कहना था वन मैन वन वर्क, कि जिस क्लास को जो काम दिया गया है वही काम करे, ठीक है। प्रोड्यूसर क्लास को जो काम दिया गया है वो काम करे, ठीक है। उसके बाद रूलर क्लास को जो काम दिया गया है वो काम करे, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर को जो काम दिया गया है वो काम करे, गार्जियन क्लास को जो काम दिया गया है वो काम करे। तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि जस्टिस क्या है कि वन मैन वन वर्क, जिसको जो काम दिया गया वही करे। लेकिन यहाँ पे अरिस्टोटल का जस्टिस का मीनिंग अलग होता है। ये प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी की बात करते हैं या प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस प्रपोर्शन में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है उसको उसी हिसाब से जो है रिवार्ड मिलना चाहिए। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस को इन्होंने क्या कहा कि नेचर में जो रिसोर्सेज हैं, तो मैन क्या करता है, अपना लेबर जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जिस हिसाब से जो लेबर को कंट्रीब्यूट करता है उसी हिसाब से उसको रिवार्ड मिलने चाहिए। इसको क्या कहा गया है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनेट जस्टिस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने 3 अलग अलग टाइप्स के जस्टिस की बात की है। सबसे पहला उन्होंने बात किया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि सोसाइटी में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये किस हिसाब से होना चाहिए, मतलब एलोकेशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ, कि सम्मान और धन का जो सोसाइटी में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इन्होंने बोला था वो किस हिसाब से होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेरिट, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था, दूसरी जो जस्टिस है इन्होंने बोला था रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसी को करेक्टिव जस्टिस या इसी को रेक्टिफिकेटरी जस्टिस या रेशनल जस्टिस भी बोला जाता है। कि अगर
कि कोई किसी का डैमेज कर देता है, ठीक है, तो उस केस में जो है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस यूज किया जाएगा। पनिशमेंट एंड पेमेंट ऑफ डैमेज, जो डैमेज से और जो पनिशमेंट हुआ है उसका रीपेमेंट किया जाएगा, जिसमें जो भी लॉस जो फुल रिस्टोरेशन होगा उसका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक मिनट आपसे थोड़ा समय लेना चाहूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में, प्लेटो और एरिस्टोटल में, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि बोथ सा इनस्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट। ये दोनों ये समझते हैं कि इनस्टेबिलिटी जो ग्रीक सिटी स्टेट की एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा कि दोनों ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लाइफ, या ये बोल सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो है स्टेट की ज़रूरत है। उसके बाद दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमको क्या है, बोथ एक्सेप्टेड द नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द सिटीजन एज वेल एज रूलर, ठीक है, ये दोनों लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब हम दोनों के बीच डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखिए, प्लेटो का नाम सबसे पहले जब आता है हमारे माइंड में तो हमको क्या ध्यान में आता है, फ़िलॉसफी, ठीक है। दूसरा, जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं तो वो क्या है, he was acclaimed himself by scientist, that's why Plato is known as father of political philosophy and Aristotle is known as father of political science। तो साइंस की जब बात आती है तो हम सबसे पहले अरिस्टोटल की बात करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनका जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस उनका बेसिस पे जो एक कंक्लूजन के थ्रू आ रहा है कि वो क्या है 152 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो कैटेगराइज करते हैं अलग अलग स्टेट्स को, उसके बाद ये बताते हैं कि कौन सा स्टेट जो है बेहतर होगा। तो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एनालिटिक पावर जो कि साइंस का एक पार्ट है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ही एक्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए साइंटिस्ट, ठीक है। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो वो ही वाज अ रेडिकल इन नेचर, कि वो रेडिकल रिफॉर्म करने की बात करते हैं कि स्टेट को हटाओ फिर से एक नया स्टेट बनाओ, एक आइडियल स्टेट। जबकि अरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव हैं, या एक बोल सकते हैं रिफॉर्मिस्ट हैं, कि वो उसी स्टेट को रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसी इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहते हैं, एक नए इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटो वाज नोन एज पॉलिटिकल आइडियलिज्म, कि वो पॉलिटिकल आइडियलिज्म को प्रमोट करते हैं, आइडिया, फिलोसफर किंग, फिलोसफी, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जबकि अरिस्टोटल वाज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। इन सब चीज़ों को बात करिए। अब प्लेटो वाज आल्सो नो, उनका जो मैथोडोलॉजी था उनका डिडक्टिव नेचर था, कि वो क्या है जनरल से पार्टिकुलर पे जा रहे हैं, कि फिलोसफर किंग होगा उसके द्वारा हम आइडियल स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे, तो वो क्या है जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। जबकि अरिस्टोटल का जो मैथोडोलॉजी है वो मेनली इंडक्टिव इन नेचर है। इंडक्टिव का मतलब है पार्टिकुलर से जनरल, कि वो जो एक कंक्लूजन पे तब आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने, अलग अलग स्टेट्स का जो अध्ययन किया, उसके बेसिस पे वो कम टू कंक्लूजन आ रहे हैं कि जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो पॉलिटी होगा, दैट विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हिज अप्रोच या मैथोडोलॉजी वाज इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो प्लेटो जहाँ बोलते हैं कि जो फिलोसफर किंग होना चाहिए उसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, उसको 50 साल तक पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि अरिस्टोटल बोलते हैं कि जो रूरल को एक कॉमन सेंस होना चाहिए, उसको हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा साइकोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। प्लेटो जहाँ बात करते हैं रूल ऑफ फिलोसफर किंग, तो वहीं पर अरिस्टोटल बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी के सेंस में बात किया जाए तो प्लेटो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि रूट काज ऑफ करप्शन, फैमिली एंड प्रॉपर्टी को बोलते हैं रूट काज ऑफ करप्शन। जबकि अरिस्टोटल बोलते हैं कि फैमिली इज़ ए सोर्स ऑफ रेशनैलिटी, जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है, ठीक है। एंड उसके बाद वाइफ के बारे में जब बात करते हैं तो प्लेटो बात करते हैं कि ये रूट, दिस इज़ आल्सो रूट ऑफ काज ऑफ करप्शन। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली,
जबकि अरिस्टोटल बोलते हैं दिस इज़ द रूट काज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं दोनों, तो प्लेटो जहाँ बात करते हैं स्टेट इज़ लाइक अ फैमिली, तो अरिस्टोटल बात करते हैं कि स्टेट इज़ लाइक फैमिली ऑफ फैमिलीज, न कि फैमिली। ठीक है, तो हमने बात क्या क्या कर लिया, हमने बात कर लिया दोनों के बीच डिफरेंसेस की, हमने बात किया दोनों के बीच सिमिलरिटीज़ की, हमने उनकी जस्टिस थ्योरी के बारे में बात किया, हमने उनकी थ्योरी ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्लेव के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात किया कि सिटीजनशिप कौन है कौन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेट के बारे में बात किया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, काज ऑफ रिवोल्यूशन की बात किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। हमने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कुछ उनके कोट्स के बारे में, महत्वपूर्ण कोट्स के बारे में। सबसे पहले तो उनका कहना था कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। सो इनका कहना था कि इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, कि ये अनजस्ट है कि इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाए। इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली, ये इक्वली अनजस्ट है कि अनइक्वल को इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब स्लेव को मास्टर की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इक्वल्स को अनइक्वली भी ट्रीट नहीं करना चाहिए, मास्टर को स्लेव की तरह भी नहीं ट्रीट करना चाहिए। दूसरा मैंने बता दिया स्टेट इज़ प्रियोर टू मैन, ये इनका एक महत्वपूर्ण कोट था कि स्टेट जो है मैन से पहले है, कि स्टेट हिस्टोरिकली तो मैन के बाद आता है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट वे में देखेंगे तो वो क्या है, मैन के पहले आता है आइडिया के फॉर्म में, कि पहले स्टेट एज एन आइडिया आया फिर मैन आया। उसके बाद मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, कि मैन जो है नेचर से ही एक पॉलिटिकल एनिमल है, कि वो अपनी इवन जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता, अपने नीड्स को बिना स्टेट के वो फुलफ़िल नहीं कर सकता है। तो मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, उसकी डेस्टिनी डिफाइन कर दी गई कि उसको स्टेट में ही रहना है, तभी वो एक हैप्पी लाइफ, एक गुड लाइफ को जी सकता है। तीसरा है अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर, कि जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ मास्टर, कि स्टेट्समैन होगा, जो स्टेट्समैन होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, वो डिफरेंट होगा अथॉरिटी ऑफ मास्टर। मास्टर किसके सेंस में, फिलोसफर किंग के, उसके अथॉरिटी से डिफरेंट होगा। चौथा जो कोट है वो है स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। यहाँ पे दोनों प्लेटो और अरिस्टोटल एग्री करते हैं, लेकिन ये अरिस्टोटल का कोट है कि जो स्टेट जो एग्जिस्टेंस में आता है फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड वो कंटिन्यू करता है फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। एंड यहाँ पे मैंने ये बताया कि स्टेट इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, स्टेट जो है सभी जो एसोसिएशन में वो हाईएस्ट है। तीसरा चौथा है वन कैन लिव विदाउट द स्टेट इज़ आइदर ए बीस्ट और गॉड बट ही कैन नॉट बी मैन, कि अगर जो कोई व्यक्ति अगर स्टेट के बिना रह सकता है तो या तो वो भगवान होगा या तो वो जानवर होगा, क्योंकि बिना स्टेट के कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिना स्टेट को अपनी नीड्स की पूरा नहीं कर सकता। तो इनका कहना था वन कैन लिव विदाउट स्टेट इज़ आइदर ए बीस्ट और गॉड बट ही कैन नॉट बी अ मैन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी इज़ बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की पॉलिटी जो है सबसे प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे मैंने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, दोनों को मिक्स करेंगे तो एक जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा वो पॉलिटी का फॉर्म लेगा, और वो जो है सबसे बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। जहाँ पे उन्होंने वो बात किया था कि मोनार्की इज़ ऑल्दो द बेस्ट बट नॉट द प्रैक्टिकेबल वन, डेमोक्रेसी इज़ सेकेंड बेस्ट बट इट इज़ आल्सो नॉट प्रैक्टिकेबल वन बिकॉज मीडियोकर्स वहाँ पे रूल करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटी इज़ बेस्ट वन। ठीक है, इन्होंने बोला कि पॉलिटी इज़ बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा लॉ इज़ रीजन विदाउट पैसन, कि लॉ जो है एक रीजन होता है विदाउट पैसन, कि फिलोसफर किंग होगा वो पैशनेट हो जाएगा तो कुछ भी करने लगेगा, बल्कि लॉ जो है बाउंडेड करेगा और वो रीजन एक रीजन के तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर हम जस्टिस की बात कर देते हैं तो प्लेटो बात करते हैं जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क। ठीक है, एक पर्सन को एक ही काम करना है, वन क्लास को एक ही काम करना है। ठीक है, ये किसका है, प्लेटो का है। जबकि जस्टिस एज प्रपोर्शनेट इक्वलिटी ये कौन बोलता है, अरिस्टोटल, कि जिस प्रपोर्शन में वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, कि अपने लेबर को जिस तरह वो नेचर में मिक्स करता है उसी हिसाब से उसको रिवार्ड मिलेंगे। ठीक है, जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग किसका है, थ्रेसिमाइकस का। जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल किसका है, ग्लूकॉन का है। ये सब चीज़ें आप याद रखिए, सब एग्जाम में पूछे जाता है।
गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। एनोलॉजी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। ठीक है। परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट कांट ने दिया था। आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को। अब हम इनकी कुछ बुक्स को पढ़ लेते हैं। बुक्स का नाम याद रखिएगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इनकी बुक है उस बुक का नाम है निकोमैनियन इथिक्स या निकोमैकियन इथिक्स ये बोला जाता है। निकोमैकियन इथिक्स जो कि 350 BC में लिखी गई थी, जिसमें अरिस्टोटल बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैन बी हैप्पी ओनली इफ दे फुलफिल देयर बेसिक फंक्शन। ठीक है। दूसरा इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है मेटाफिजिक्स, जो 350 BC में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी और बुक्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, जिसमें वो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन देते हैं। फिजिक्स इनकी अगली बुक है। रिटोरिक इनकी अगली बुक है। ऑन द साउल एंड यूडिमेनियन एथिक्स, ये जो अरिस्टोटल की बुक्स हैं ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। तीन चीज़ों को सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में कवरेज किया है। एक बार आप वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा उस कॉन्सेप्ट को समझाने की। देखिए, मेरा रिवीजन इस तरह से मैं करवा रहा हूँ कि आपको मैं केवल फैक्ट्स की बम्बार्डिंग कर दूँगा। अगर मैं बोल दूँ कि मैंने इस पॉलिटिकल एनिमल, तो आपको कहीं ना कहीं भूल जाएगा। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके पीछे कि मैन पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, स्टेट इज़ प्रियर टू मैन क्यों है, स्टेट इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन क्यों है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताया। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। और आई थिंक मुझे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने एक्सप्लेन किया कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कवर की कि मोनार्की क्या है, टायरानी क्या है, ओलिगार्की क्या है, अरिस्टोक्रेसी क्या है, पॉलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की, ये सब चीज़ें बात की। उसके बाद हमने बात की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप कैसे ड्यूटी से रिलीज करता है। ड्यूटी है जो अफेयर्स ऑफ स्टेट में पार्टिसिपेट करने का। कौन सिटीजन हो सकता है? ओनली एडल्ट प्रॉपर्टीज़ क्लास के मेंबर। कौन नहीं हो सकता है? महिलाएं नहीं हो सकती हैं, ओल्ड मैन नहीं हो सकते हैं, चिल्ड्रेन नहीं हो सकते हैं, स्लेव नहीं हो सकते हैं, ये सिटीजन नहीं हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्लावेरी क्या है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्लावेरी नेचुरल एंड यूज़फुल, कि कैसे दोनों के लिए यूज़फुल है। ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स के बारे में बताया कि स्लैब बाय नेचर एक था और एक आपका कॉन्सेप्ट था स्लैब बाय लॉ। ठीक है, दोनों बताया मैंने। उसका थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी किस तरह से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी लाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बात की फैमिली की बात की। उसके बाद मैंने थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की, जिसमें हमने प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात की। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी भी कहा जाता है, इस चीज़ को काफ़ी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात की कि रिवोल्यूशन का सबसे बिगेस्ट रीज़न क्या है कि सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो हमको डिससेटिस्फैक्शन को कम करना होता है जिससे हम रिवोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकें, और उसको कैसे करेंगे वो सब चीज़ें, उसका सल्यूशन भी मैंने बात किया। उसके बाद हमने बात किया कोट्स ऑफ अरिस्टोटल क्या क्या थे। तो आई थिंक जो है सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और मैंने डिटेल में कवर करवाने की, रिवाइज करने की कोशिश की है। तो एक बार इस वीडियो से आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका अरिस्टोटल इससे बाहर नहीं है। फिर भी आप अगर कुछ बचे तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा करवाने की। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच और लोगों में शेयर करें, और साथ ही साथ कुछ कमेंट लिखें कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि और मैं बेहतर कंटेंट के साथ आ सकूँ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार।